आज के इस लेक्चर में कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के आगे टॉपिक पढ़ेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिमेट्री। ये थोड़ा सा बचा हुआ है। पहले मैं आपको पुराना वाला रिकैप करा देता हूँ। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना आपको मैंने बता दिया था सीरीज पैरेलल में, ये वाली बात में हमें कोई दिक्कत नहीं थी, सिंपल सीरीज पैरेलल था। कॉमन पोटेंशियल मेथड एक बार और हम रिकैप कर लेते हैं। सो कॉमन पोटेंशियल मेथड में एक वायर जुड़ी होगी, और यदि हमारे पास कोई वायर लगी हुई है, जैसे मान लेते हैं ये है, यहाँ से यहाँ तक की वायर हो गई, और ये हमने ये वायर ले रखा है। ये वायर ले लिया, एक वायर मान लिया, वायर में पोटेंशियल हर जगह क्या होगा, सेम होगा। तो मैंने यहाँ से यहाँ एक वायर ले लिया, यहाँ से यहाँ एक वायर ले लिया। जब वायर जुड़ी है तो उसका पोटेंशियल सेम होगा। अब मैं इसमें पोटेंशियल एज्यूम करूँगा B1, B2, B3, B4, और इसको अरेंज करेंगे। आप अरेंज करने में आपको समय लग सकता है, सीखने में, ये आपकी अपनी एबिलिटी है कि आप उसको जोड़ पा रहे हैं कि नहीं जोड़ पा रहे हैं। तो यहाँ B1 मान लिया, और ये वायर यहाँ जुड़ी है तो ये भी B1 हो गया। ये B2 मान लिया तो यहाँ जोड़ लिया तो ये भी कितना हो जाएगा, B2 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ का B1 है, B1 B2 इसके बीच में B1 B2, और इसके बीच में B1 B2। यदि सभी का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो पैरेलल, तो सीधे उनको पैरेलल में लगा दिया हमने, बस इतना सिंपल सा है। आपको ये देखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है कि नहीं। पैरेलल में लगे और 3 पैरेलल में लगे हैं तो R/3 आ जाएगा। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 लगा दिया। ये वायर बांध दिया तो ये B1, तो यहाँ B1 आएगा। इधर B2 है तो ये तो B2 ही रहा, वायर बांधा नहीं, और बीच में एक B3 और आ गया, क्योंकि ना तो यहाँ का पोटेंशियल हमने माना ना यहाँ का माना। अब आप देखिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, B1 B3, इसका भी B1 B3, और ये भी B1 B3। तो 3 ऐसे रेजिस्टेंस है जिनका B1 B3 है। तो R पैरेलल B1 और B3। क्यों यहाँ B3 क्यों माना, क्योंकि 3 ऐसे हैं जिनका पोटेंशियल B1 और B3 दिया हुआ है। सो ऐसे बना सकते हैं B1 और B3 से। B1 हो गया और B3, तो B1 B3 के बीच में 3 हो गए तो R/3, और उधर R है तो R। B3 B2, ये एक एंड का B2 है और एक एंड का B3 है, इसलिए इसके एक एंड का B2 और एक एंड का B3। आपको रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ना है ये डिपेंड करेगा उनके पोटेंशियल डिफरेंस पर। तो एक तरफ का पोटेंशियल एक माना हुआ है, दूसरी तरफ का दूसरा माना हुआ है, ये अपने को देखना पड़ता है। अब ये मान लिया मैंने, ये B1 है तो यहाँ चले गए तो ये भी B1, ये B3 है तो यहाँ पर B3, ये B2 है तो ये वाला B2। अब इसका डिफरेंस देखिए, B1 B3 और ये भी B1 B3, तो 2 ऐसा रेजिस्टेंस है जिनके बीच का B1 B3, तो एक R और एक R, इधर का B1 और इधर का B3, तो B1 B3 वाले ये दोनों तो कवर हो गए। इसके बाद इसका कितना है, B2 B3, एक तरफ B2 एक तरफ B3, और इसका एक तरफ B2 एक तरफ B3, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, B2 और B3। सो ये आप देखिए B3 और B2, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप B1 B2 किधर की तरफ लिखते हैं। B3 B1 से भी जुड़ा है और B3 B2 से भी जुड़ा है, तो निश्चित रूप से B1 B2 के बीच में B3 आएगा, नहीं तो हम इसे बाहर करते। भाई मैंने बीच में क्यों लिखा है इसको, इसलिए कि B1 और B3 का भी कनेक्शन है और B2 और B3 का भी कनेक्शन है, तो बीच से ऐड कर दिया। अब एक रेजिस्टेंस बीच से बच गया, B1 और B2। तो यहाँ देखिए B1 है और यहाँ B2 है, तो एक वायर B1 से निकाला, एक B2 से निकाला और ज्वाइन कर दिया, तो इसके बीच का कितना हो गया, B1 और B2। अब आप देखिए R पैरेलल में R/2, R पैरेलल में R/2, और ये R हो गया। R/2 किसके इक्वल हो गया, R के इक्वल हो गया, तो ये R AB की हम वैल्यू निकाल लेंगे। सो ये भी R हो गया और ये भी R हो गया, दोनों इक्वल हैं तो R/2 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वाले में आप देख लिए 4 में, यहाँ पर यहाँ बीच में B1 मान लिया, ये B2 है, ये भी B2 है, ये भी B2, ये भी B2, तो B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2, 4 रेजिस्टेंस हैं और सभी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है, मतलब चारों ही पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो पैरेलल। तो 4 हैं तो R और R, तो इनका इक्विवेलेंट हो गया R/4। अब इसके इधर की तरफ देख लेते हैं, यहाँ B1 है, ये इधर को B1 मान लिया, और ये ऊपर वायर बंधी हुई तो B2 मानो, सब जगह B2 आ जाएगा, और ये बीच वाला कितना है, B3 है। अब इसको ड्रॉ करना है, तो अब देखिए डिफरेंस कितना है, B3 B2 B3 B2 और B3 B2, मतलब B2 B3 के बीच में 2 हैं, तो एक तरफ B2 ले लिया, तो इस वाले को B3 ले लिया। क्यों यहाँ B3 बीच में क्यों लेना चाहते हैं, क्योंकि B1 के से B3 भी जुड़ा है और B2 से भी B3 जुड़ा हुआ है, तो B3 बीच में ही लेना होगा। तो इधर तो B1 B3 हो गया, और बाकी B3 B2 के बीच में कितने हैं, 1 2 और 3, तो 1 2 और 3। अच्छा, अब मैंने सबको क्या मान लिया, R मान लिया, तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। तो आप पिछले वाले क्वेश्चन में करेक्ट कर लेना इनको, इन सभी को हम
मैंने दिया तो कुछ और था, लेकिन कैलकुलेशन में मैंने आर आर मान लिया, तो इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो ये जो है यहाँ पर ले सकते हैं, तो सबको आर आर मान लेते हैं। सो ये भी रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो गया, आर के इक्वल हो गया। सो दिस रेजिस्टेंस इज आर। अब सही हो गया, आर आर और इधर की तरफ कितना हो गया, आर के बराबर हो गया। तो आर बाई 3 प्लस आर, तो किसके इक्वल हो गया, 4r/3 के बराबर हो गया। ऐसे करके लगा सकते हैं। तो मैंने 3 पोटेंशियल तक ही क्वेश्चन लिए हैं जहाँ तक वो कवर हो जाते हैं। इधर वाले ठीक थे, V1 V2 मान करके, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, तीसरा का कोई रोल ही नहीं आ रहा। इस बीच वाले में अपने को मानना पड़ा है कि यहाँ पर B1, सो यहाँ से ये गए तो B3, इधर B2, तो ये भी B3 और B2 B3। तो B2 B3 के बीच में कितने हो गए, B2 B3 के बीच में 2 हो गए, ये B2 B3 और ये भी B2 B3। B1 B3 के बीच में कितने हैं, 2 हैं। सो B1 और B3 आपस में जुड़े हुए हैं, B3 और B2 आपस में जुड़े हुए हैं। तो जब B3 दोनों से जुड़ा हुआ है तो उसको तो बीच में ही लिखेंगे ना। तो R और R हो गया, यहाँ R और R हो गया बस। तो R/2 ये सब सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो ऐसे जोड़ देंगे तो ये R के इक्वल हो जाएगा। इनफाइनाइट लैडर मेरे को लगता है कि आपको क्लियर हो गई होगी। इनफाइनाइट लैडर में ये वाला जो लैडर वाला होता है, इस टोटल को कुछ रेजिस्टेंस मान लिया मैंने X, फिर चूँकि बार बार जो यूनिट रिपीट करेगी, जैसे यहाँ R रिपीट हो रहा है, बार बार वही आ रहा है, तो एक यूनिट काट करके हटा लेंगे। मान लो मैंने काट के हटा लिया इस वाले को, तो यहाँ जो इधर बचा वो भी इनफाइनाइट बचा। तो इसको तो इनफाइनाइट तो क्या लिख दिया, X, और बाकी पहले वाले लूप में जोड़ दिया। अब इसके बाद सिंपल सीरीज पहला से सॉल्व कर लेंगे। ये हमेशा जो है क्वाड्रेटिक ही बनेगा, तो आप क्वाड्रेटिक चेक कर लेना। मेरे को लगता नहीं कि इसमें कोई इशू था अपने को। अब नेक्स्ट अपने को पढ़ना है व्हीटस्टोन ब्रिज। सो व्हीटस्टोन ब्रिज में 5 रेजिस्टेंस लगे होते हैं। सो इट्स अ कम्बिनेशन, किसी भी तरीके से लगे रह सकते हैं। सो अब आप इसको देखिए, ये एक ब्रिज बनाना है, ये एक पैरेलल पाथ हो गया, यहाँ पर मैंने जोड़ दिया और यहाँ पर ये ऐसे लगा दिया और ये कंबाइन कर दिया। सो A और B, सो हमें A और B के बीच में कोई बैटरी लगा सकते हैं। सो ये A हो गया, यहाँ से एक बैटरी लगा दिया मैंने, ये बैटरी लगा दिया, यहाँ से A और B के बीच में, B के बीच में बैटरी लगा दिया। अब है क्या ये, इस रेजिस्टेंस को R1 मान लेंगे, इसको R2 मानेंगे, इसको R3 मान लेंगे, इसको R4 मान लेंगे और ये R5 मान लिया। कुछ में ऐसे भी लिखा रहता है P मान लिया, इसको Q मान लिया, इसको R मान लिया और इसको S मान लिया। अब मान लेता हूँ कि मैं यहाँ से करंट I चलती है, तो यहाँ से बाहर भी कितनी निकलेगी, I निकलेगी। अब इधर की तरफ करंट क्या होगी, डिवाइड होगी। मान लेते हैं I1 है और ये I2 है, और यदि करंट यहाँ डिवाइड नहीं हो, सीधे यहाँ चली जाए I1, ये इधर की चली जाए I2, तो इस वाले में कोई करंट नहीं गई। ये कंडीशन निकालना है। तो जब इस वाले में कोई करंट नहीं जाएगी तो हम लोग बोलते हैं कि हमारा ब्रिज कैसा है, बैलेंस है। तो मान लेता हूँ कि मैं इसको क्या मान लिया, CD मान लिया। तो ब्रिज बैलेंस कब कहलाएगा, जब दो ब्रिज, हम इसी को बोलेंगे हमेशा, यदि करंट डिवाइड सीधे चली जाए, यहाँ से जब करंट चले तो उसके 2 पैरेलल पाथ होने चाहिए, एक ही और एक है। उन दोनों पाथ को ज्वाइन करने वाले एक रेजिस्टेंस हो सकता है, एमीटर हो सकता है, वहाँ हम कैपेसिटर लगा सकते हैं, बल्ब लगा सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। सो हमारे पास 2 पैरेलल पाथ होंगे, उन 2 पैरेलल पाथ को कनेक्ट करने वाला एक ब्रिज होगा। इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। ये ज्वाइन करा है और हम चाहते हैं कि इस ब्रिज वाले में करंट नहीं जाए। यदि बल्ब लगा हुआ है तो बल्ब नहीं जले, यदि एमीटर लगा हुआ है तो एमीटर में करंट शो नहीं करे, यदि वोल्ट मीटर लगा हुआ है तो वोल्ट मीटर में पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। सो हम इस कंडीशन को देखना है। तो मैं अभी आपको ये जो है डिराइव नहीं करा रहा है ना। सो R5 में करंट क्या होगी, 0 होगी। सो करंट इन R5 इज 0 होगी। कब होगी, इफ़ पोटेंशियल ऑफ C इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ D। जो पोटेंशियल C और एकदम आराम से हो सकता है भाई, जितना ड्रॉप यहाँ से यहाँ हो, यदि उतना ही ड्रॉप यहाँ से यहाँ हो जाए तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस उस ब्रांच में 0 करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बैटरी लगाया है, बैटरी इन सब में पोटेंशियल ड्रॉप कराएगी। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँचने में जितना ड्रॉप हो, वही इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँचने में ड्रॉप होना चाहिए।
तो यदि इधर का पोटेंशियल ड्रॉप और इधर का पोटेंशियल ड्रॉप सेम आ रहा है तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप 0 आएगा और कोई करंट नहीं जाएगी। अब ये केवल तभी होगा, ये केवल तभी होता है, ये कंडीशन तभी होगी इफ़ वी हैव, हमें क्या क्या मिल जाए, इफ़ R1/R2 जो आगे वाला है, R1/R2 ये इन दोनों का रेशियो जो एक ही पैरेलल पाथ में है, और ये जब करंट नहीं जाएगी तो ये पूरा पाथ बन जाएगा, इसमें करंट नहीं जाएगी तो ये पूरा पाथ बन जाएगा। तो जो पैरेलल पाथ बना रहे हैं उनका रेशियो क्या हो, सेम हो। यदि ये कंडीशन है देन पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट डी, और ब्रिज क्या कहलाता है, बैलेंस ब्रिज कहलाता है। ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड, सो ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज कहलाएगा, है ना। सो बैलेंस ब्रिज की कंडीशन ये हो गई यदि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं है। तो ये भी मैं डिराइव नहीं करा रहा, आगे चल के इनके डेरिवेशन देख सकते हैं, कोई बहुत कठिन बात नहीं है। सो आप इस कंडीशन को याद रखिए। आप चाहें तो इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। सो अगली कंडीशन ये हो गई इसके मल्टीप्लाई करने में कि यदि हमारे पास R1/R2 किसके इक्वल है, R3/R4 के इक्वल है, सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो R1/R4 इज इक्वल टू इधर की तरफ हो जाएगा R2/R3। तो ऐसे हम लोग बैलेंस ब्रिज के क्वेश्चंस लगा सकते हैं। चूँकि इसमें करंट नहीं जा रही तो हम इसको कम्प्लीटली हटा सकते हैं। अब मैंने चूँकि इनको P और Q माना था तो यहाँ क्या हो जाएगा, P/Q इज इक्वल टू R/S। बहुत बार बुक्स में PQ और RS के टर्म्स में लिखा रहता है, तो P/Q इज इक्वल टू R/S ऐसे हम बना सकते हैं इसको भी। तो ऐसे हो जाएगा इजीली। अब क्वेश्चन लगाना सिखा देता हूँ मैं आपको। सो क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो आपको सबसे पहले पैरेलल पाथ पहचानना होगा और ब्रिज पहचानना होगा। ये हमेशा 5 रेजिस्टेंस होंगे। अब देखिए 1 2 3 4 और 5, तो और 5th 5वां पहचानना होगा। तो अब देखिए यदि मान लेता हूँ मैं यहाँ से कोई करंट चलती है तो यहाँ उस करंट को पहुँचनी चाहिए, ये इधर जाएगी इधर जाएगी। अब जब यहाँ पहुँचेगी तो ये डिवीज़न हो भी सकता है और डिवीज़न नहीं भी हो सकता है। तो डिवीज़न कब नहीं होगा भाई, इस ब्रांच में करंट कब नहीं जाएगी, यही तो है ना 5th ब्रांच। ये देखिए एक पैरेलल पाथ हो गया और ये एक दूसरा पैरेलल पाथ हो गया। ए और बी से ए से बी तक जाने के 2 पैरेलल पाथ होंगे। उन 2 पैरेलल पाथ को कनेक्ट करने वाला एक रेजिस्टेंस हो सकता है, एमीटर हो सकता है, कोई डिवाइस होगी जिसको ब्रिज बोलते हैं। तो ये बैलेंस हमारा, अब ये पूरा जो पूरा सर्किट है इसका नाम कहलाता है व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने सबसे पहले इस बात को बताया था। ठीक है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज में ये जो ब्रिजिंग रेजिस्टेंस है इसमें करंट कब नहीं जाएगी, जब इन दोनों का रेशियो, तो कितना रेशियो हुआ R/R 1, और इसका रेशियो कितना हो गया R/R, ये भी 1 हो गया। चूँकि दोनों का रेशियो बराबर है इसलिए इनमें करंट नहीं जाएगी। तो जब करंट नहीं जाएगी तो बहुत आसान हो गया। जब करंट गई नहीं तो इस वाले को काट देंगे और इसको रीड्रॉ कर लेंगे। हमेशा रीड्रॉ कर लीजिए, है ना, एक रेजिस्टेंस और ये दूसरा रेजिस्टेंस, आप इसको CD मान लीजिए, है ना, और फिर एक यहाँ रेजिस्टेंस और एक ये रेजिस्टेंस हो गया। इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। तो A हो गया और ये B हो गया, यहाँ R, ये भी R, इधर R और इधर R, ये C और ये D हो गया। बीच वाले को हटा दिया। क्यों हटा दिया, क्योंकि ब्रिज बैलेंस है। हटाने के बाद आपके पास 2 पैरेलल पाथ बनने चाहिए। तो इसका रेशियो कितना हुआ 1:1, इसका रेशियो 1:1। रेशियो बराबर है तो बीच वाले में करंट नहीं जाएगा। अभी इसको सॉल्व करना है। तो देखिए सीरीज में कितना है 2R और ये भी कितना है 2R है, और 2R और 2R पैरेलल में हो गए। पैरेलल में हो गए तो प्रोडक्ट बाई सम लगा दूंगा। तो मेरे पास कितना हो गया 2R × 2R डिवाइड बाई 2R + 2R। सो 2R/2 ये किसके इक्वल हो जाएगा, R के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से RA भी कितना हो गया, R के बराबर हो गया। तो ऐसे हम बता सकते हैं। नेक्स्ट आप देख लीजिए बैलेंस ब्रिज की कंडीशन। ये बीच वाला ब्रिज है ना, तो इसका रेशियो कितना हुआ 1:2, इसका भी रेशियो 1:2। आप हमेशा रेशियो चेक कर लेंगे। या आमने सामने का प्रोडक्ट R × 4R 4R², 2R × 2R 4R²। तो इनका जो प्रोडक्ट है वो बराबर है, या इन दोनों का रेशियो या क्रॉस मल्टीप्लाई। तो R/2R 1:2 हुआ, 2R/4R 1:2 हुआ। तो चूँकि इन दोनों का रेशियो बराबर है इसलिए इस वाले ब्रिज में कोई करंट नहीं जाएगी। तो इसको हम हटा देंगे। जब हम हटा देंगे तो हमारे पास तो बहुत छोटी सी आसान सी बात बच गई कि एक रेजिस्टेंस यहाँ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ है। इस तरीके से पैरेलल पाथ बन गया।
बीच वाले को हमने वहाँ से पिक्चर से ही हटा दिया तो बी हो गया। तो हमेशा ये हट जाएगा यहाँ से, तो ये हो गया आर, ये हो गया 2r, इधर की तरफ 2r और ये 4r, इनका रेशियो 1:2 1:2। अब ये टोटल 3r हो गया और ये टोटल 6r हो गया। सो ये आप जानते हैं कैसे लगाएंगे, r + 2r 3r, तो ये 3r लिख दिया, इनटू प्रोडक्ट बाई सम बता रखा है, 2r + 4r किसके इक्वल हो गया 6r के, देन 3r + 6r हो गया। सो इधर की तरफ हो जाएगा 3r × 6r डिवाइड बाई, है ना, ये किसकी इक्वल हो जाएगा 9r के बराबर हो जाएगा। सो r से r कट गया, 3 से 3 कट गया और 3 से 2 भी कट गया यहाँ। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा 2r के बराबर हो जाएगा। सो ऐसे बताओ, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते थे, 18/9 2 ही होगा। सो ये 2r के बराबर आ गया। तो इस तरीके से ह्यूइट-स्टोन ब्रिज के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। ज़्यादातर सर्किट सॉल्व करने में यही आए हुए हैं। अपने से कॉमन पोटेंशियल भी थोड़ा कम पूछा गया है, सिंपल, सीरीज पैरेलल और ह्यूइट-स्टोन ब्रिज। आप 20 साल का पेपर देखेंगे और यदि उसमें जो भी क्यू एंड रेजिस्टेंस से क्वेश्चन आए होंगे उसमें सबसे ज़्यादा ह्यूइट-स्टोन ब्रिज और सीरीज पैरेलल मिलेगा। इसके बाद कभी कॉमन पोटेंशियल मिल जाता है और फिर आगे एक सिमेट्री वाली मिल जाती है। अब आप देखिए ये भी है, इसमें पहले पैरेलल पाथ पहचाने। यदि मान लेता हूँ कि यहाँ से कोई करंट आई गई, इधर से भी कोई करंट आई गई, इधर की तरफ करंट यदि I1 है तो I1 यहाँ से जा कर के इधर भी आ सकती थी और इधर भी जा सकती है। यहाँ से जो I2 जाएगी इधर की तरफ से, ये कोई करंट यहाँ पर डिवीजन है, तो मतलब ये दोनों का ब्रिज है, ये इस पाथ का ब्रिज है। तो यदि ये पूरी की पूरी यहीं चली जाए या I2 इधर से I1 पूरा आ जाए, इसका मतलब इस बीच वाले में करंट नहीं जाए, तब तो ये बैलेंस कहलाएगा। और कब नहीं जाएगी, ये देखिए यहाँ से आए और यहाँ चले गए, एक पाथ यहाँ से आए और यहाँ चले गए, हर पाथ में केवल 2 रेजिस्टेंस पड़ेंगे और इन दोनों पाथ को, तो ऐसे डिजाइन तो कुछ भी बना सकते हैं। सो एक पाथ ये हुआ यहाँ से r और ये 2r, यहाँ से 2r और ये 4r, तो इसका रेशियो देखिए r और 2r रेशियो कितना हुआ 1:2, 2r और 4r, भाई r का डबल है 2r, तो 2r का डबल कितना है 4r है। सो ऐसे बता सकते हैं 1:2। तो सॉल्यूशन में देख लीजिए, इसके वाले में गया नहीं, तो जब गया नहीं तो आप इसको जो है बहुत आसानी से बता सकते हैं ऐसे करके। ये A है और ये B है, सो ये R हो जाएगा, ये 2R हो जाएगा, इधर की तरफ 2R हो जाएगा और ये 4R हो जाएगा। बीच वाला जो था हटा दिया हमने। सो अब देखिए 3R और 6R, सो सेम क्वेश्चन जो पिछला वाला क्वेश्चन था वही आ गया हमारे पास। यहाँ पर 3R × 6R डिवाइड बाई 3R + 6R, तो ये 18R² डिवाइड बाई 9R। सो ये किसके बराबर हो जाएगा 2R के बराबर हो जाएगा। सो ये आ गया 2R, ऐसे बता सकते हैं आप। सेम आप यहाँ देख लीजिए, A और B के बीच में निकालना है, ये A है और ये हमारा B है। सो अब देखिए एक पाथ ये हो गया, ये तो एक्स्ट्रा भी सर्किट हो सकता है ना, आपको पहले ब्रिज संभालना 1 2 3 4 और ये 5 क्या ये एक्स्ट्रा है, ये तो आप ये नहीं भी है, मान लीजिए कि हमारा यहाँ पर ये मौजूद नहीं है, तो नहीं होता तो एक पाथ ये हो गया और एक पाथ ये हो गया, इन दोनों पाथ के बीच में ये आ रहा है। सो सबसे पहले आपको इसको देखना पड़ेगा कि इसमें करंट जा रही है, इसको हटा दिया तो ये कितना हुआ R और R, ये भी कितना हुआ R और R, दोनों का रेशियो सेम है, ठीक है। सो आप यहाँ पर A और B मानेंगे, यहाँ पर मैंने A मान लिया, इसके 2 पाथ बनाएंगा, ये एक R और यहाँ भी एक R, इधर बनाया R और ये R, ये तो पहले वो बना लिया मैंने A और B, यहाँ पर A और B बन गया। अब A और B के बीच में एक और ज्वाइन कर रखा है, ये और ज्वाइन कर दिया बस। ये कितना है 2R R, 3 पैरेलल पाथ हो गए। तो 3 पैरेलल पाथ हो गए तो 1/2R + 1/2R + 1/2R, सो ये 3/2R हो गया। सो RAB की वैल्यू आ गई, RAB की वैल्यू 2R डिवाइड बाई 3 आ गया, ये लीजिए ऐसे आ सकता है, तो 4 हो गया। फिर ये नेक्स्ट मेथड अपने को देखना है स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन यदि हमारा ब्रिज बैलेंस नहीं हो
तो उसको सॉल्व करने के लिए स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन एक आसान तरीका होता है ना। सो ये हमारा जो है डेल्टा बना हुआ है। डेल्टा बनाने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम 3 ही रेजिस्टेंस जोड़ना होता है, तो हम इसको ऐसे फैला सकते हैं ऐसे, और यहाँ पर एक ऐसे ज्वाइन कर दिए, तो ये भी डेल्टा ही है। डेल्टा का मतलब ये जो दो एक जगह जुड़े हुए हैं उसको ऐसे कर लिया मैंने, R1 या R2 है और ये वाला R3 है। ये अपना पॉइंट मान सकते हैं, इधर वाला पॉइंट A है, इधर B मान लिया, A और B के बीच में R1 है और B और C के बीच में R2 है और A और C के बीच में R3 है, तो ये भी वही है। अब हम इसको ये डेल्टा को स्टार में बदलेंगे, स्टार का मतलब ट्रायंगल। तो आप जो है ये फार्मूला नहीं डिराइव करा रहा हूँ मैं आपको, है ना, एक तो सिलेबस में नहीं है, दूसरा चूँकि बुक्स में क्वेश्चन दिए हैं, इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम में शायद एक बार आ रखा है, वैसे चूँकि लेंदी होता है ये अपने से पूछा नहीं जाएगा कभी भी, बट फिर भी अपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए अपने को कम से कम आइडिया दो कि कैसे सॉल्व करेंगे। सो आपका जो डेल्टा है उसको इस तरीके से स्टार में कन्वर्ट कर दिए, डेल्टा, इसको डेल्टा बोलते हैं, और ये जो एक जगह से जुड़े हुए हैं इसको स्टार बोलते हैं। सो स्टार हमारा ये हो गया, इस तरीके से ज्वाइन कर दिया तो क्या हो गया, स्टार हो गया। अब एक को x मान लेंगे, एक रेजिस्टेंस को y मान लेंगे और एक रेजिस्टेंस को z मान लेंगे। सो आप x का फार्मूला याद रखिए, पहले x का फार्मूला देखिए कैसे होगा। x किससे जुड़ा है, x R1 से और R3 से, तो यहाँ लिखेंगे R1 इंटू R3 डिवाइड बाई तीनों का सम, R1 प्लस R2 प्लस R3, क्लियर हो गया होगा। y देखिए, y किससे जुड़ा है, ये y की जो ब्रांचिंग है ये एक तरफ R1 से और एक तरफ R2 से, तो यहाँ हो गया R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3, और तीसरा किससे जुड़ा हुआ है, Z से, तो जो Z से जुड़ा हुआ है तो R2 R3, सो R1 प्लस R2 प्लस R3, Z हो गया R2 R3 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ से हो जाएगा ये। फिर से समझिए, है ना, अपने पास जैसे यहाँ पर भी है, तो ये वाला तो x मान लिया मैंने, और ये वाला y कौन सा, R1 R2 वाले को ज्वाइन करने वाला, तो ये y मान लिया था, और एक कौन सा मान लिया था, z मान लिया था। इस तरीके से हमारा ये जो ट्रायंगल था वो इसमें बदल जाएगा, स्टार में बदल जाएगा। सो हम ऐसे जो है बता सकते हैं, ये ट्रायंगल था इस तरीके से, और इसको मैंने कहाँ बदल दिया, स्टार में बदल दिया। ये बहुत कम यूज आने वाला पार्ट है, बट आपको एक बार समझना चाहिए, प्रैक्टिस करके नहीं भी आता है तो इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, बट फॉर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अपने कम से कम बता तो पाएँ कि हम ऐसा कर सकते हैं। कि जैसे आपको पता है कि आप कोई पेड़ देखते हैं तो आपको पता है कि इस पर चढ़ा जा सकता है, और कुछ लोग चढ़ भी जाते हैं, इसका मतलब थोड़ा है कि हम भी चढ़ जाएंगे, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने को। सो हमें बहुत बार क्वेश्चन देख करके ये बात क्लियर होनी चाहिए कि इसका लगाने का तरीका क्या है, एक बार पहले मेथड पता हो। अब हम जब सॉल्व करने जाएंगे तो ऐसा हमारे लिए बहुत बार पॉसिबल भी हो सकता है कि हम उसको सॉल्व भी नहीं कर पाएँ, मैथमेटिक्स कॉम्प्लेक्स हो सकती है, क्वेश्चन लेंदी हो सकता है और हम उतनी मैथमेटिक्स मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे हो, बट अपने को मेथड पता होना चाहिए। तो स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन हम वहाँ पे करते हैं जब हमारा ब्रिज क्या होगा, अनबैलेंस होगा। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर ले रखा है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब आप जरा यहाँ समझिए कि इसका रेशियो कितना हुआ, 2/4, 1:2, इसका 4:2, 2:1, तो ये बराबर नहीं है। इसका प्रोडक्ट 4 हुआ, इसका प्रोडक्ट 16 हुआ, इसका मतलब ब्रिज बैलेंस नहीं है, तो इसमें करंट जाएगी ही जाएगी। जब करंट जाएगी तो अब कोई सीरीज पैरेलल नहीं निकाल पाएंगे आप। भाई इसमें करंट नहीं जाती तो ये दोनों सीरीज में हो जाते, ये दोनों सीरीज में हो जाते, और ये ब्रांच पैरेलल में हो जाती। लेकिन जब इसमें करंट जाएगा तो करंट का डिवीजन हो गया, तो ये इसके साथ सीरीज में नहीं रहा और ना ही वो इसके साथ जो डिवीजन हुआ, ना और ये पैरेलल में हो पाएंगे। सो कोई भी सीरीज पैरेलल यहाँ पर नहीं है। और हम अभी तक जितने सिंपल तरीके सीखे हैं उनमें से ये स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन अब सॉल्व नहीं हो सकता है ना। सो इसको सॉल्व करने के लिए मैं तो इसको कैसे करूँगा, यहाँ पर बीच में इसको कन्वर्ट कर दूँगा ऐसे, ये कन्वर्ट हो गया ऐसे। सो वो बदल दूँगा मैं, यहाँ x मान लूँगा, इसको y मान लूँगा, इसको z मान लूँगा। अब देखिए मेरे पास बन क्या गया, यहाँ a था, यहाँ से तो मैंने x कनेक्ट कर दिया,
इधर की तरफ y कनेक्ट कर दिया, इधर की तरफ z कनेक्ट कर दिया, फिर आगे 4 जा रहा है, इसके आगे 2 जा रहा है, ये 4 है और ये 2 है। तो x y z की वैल्यू अपने को चाहिए, देखिए, है ना। सो x अभी निकालना सिखाया था मैंने आपको। x किससे किससे जुड़ा है, 1 and 4 से और 1 and 2 से। तो कितना हो गया, 2 into 4। और थे कौन 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 इसका पार्ट थे, केवल यही थे डेल्टा के पार्ट, तो इनको ऐड करना होता है। तो 2 + 4 6 + 4 10, तो ये 10 हो गया। तो अब 10 हो जाएगा, तो 4/5, ये 0.8 भी आप लिख सकते हैं, x की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से आप y लिखेंगे, y वाला किससे जुड़ा है, 2 और 4 से ही जुड़ा है, तो 2 into 4 डिवाइड बाई 10, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 4/5 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ z लिखेंगे। सो z किससे किससे कनेक्टेड है, देखो ये z है, z कनेक्टेड है एक तरफ ये 4 से और एक तरफ ये 4 से, है ना। ये जहाँ पर z कनेक्ट हो रहा है ये 4 और ये 4, सो किसके इक्वल हो गया, 4 into 4 डिवाइड बाई 10। सो ये आ जाएगा कितना, यहाँ पर आप जब लिखेंगे सो 8/5 ओम आ गया। अब आप जो है काफ़ी आसानी से बता सकते हैं इसको सॉल्व करके। तो x की वैल्यू ये कितनी हो गई, 4/5, y की वैल्यू भी कितनी हो गई, 4/5, और z की वैल्यू कितनी हो गई, 8/5। अब आप देखिए ये दोनों तो सीरीज में हैं यहाँ से यहाँ तक, तो 4 + 4/5, और ये दोनों भी सीरीज में हैं, और फिर उसके साथ किस में, पैरेलल में हैं, और फिर ये इसके साथ जो है वो सीरीज में है। तो RAB देखिए, RAB ये है। अब एक ब्रांच ये हो गई और एक ब्रांच ये हो गई, दोनों पैरेलल में, फिर इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इसके साथ किस में, सीरीज में है। तो सीरीज में है तो 4/5, तो मैं लिखूंगा प्लस, ये इधर पैरेलल ब्रांच है, तो ये कौन कौन से हो गया, 4/5 + 4, तो 4/5 + 4 सीरीज में है, तो 24 आ जाएगा। सो इट इज़ 24/5। सो यहाँ पर लिख दिया 24/5 इंटू इस वाली ब्रांच को 8/5 और 2 है, सो 8/5 + 2, तो 10 × 10 + 8 18, सो यहाँ हो जाएगा 18/5, और ये कितना हो गया, यहाँ पर प्रोडक्ट बाई सम होता है ना, तो 24/5 + 18/5। सो आप जो है इसको आसानी से आप सॉल्व करके बता सकते हैं। सो 5 तो एलसीएम हो जाएगा, है ना, यहाँ पर तो 5 ही है दोनों में, सो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, इसको आगे यदि आप सॉल्व करना चाहते हैं, सो 4/5 प्लस इधर आगे सॉल्व करेंगे, सो 24 × 18, यहाँ पर 5, और ये 24 + 18, सो RAB की वैल्यू आप ऐसे सॉल्व करके निकाल लेना आप। तो 4 प्लस ये सॉल्व कर लिया जाए, अभी y5 लिख लेते हैं आप, तो 24 × 18 डिवाइड बाई 5 तो है ही, 5 × 24 में इसको जोड़ दें, तो इंटू 8 और 4 32 का 2 हो गया, और 3 3 6 तो 62 हो जाएगा। तो ऐसे आप बता सकते हैं, 62 तो कैसे हो गया, 3 1 ये 4 हो गया 42, सो दिस इज़ 42। बस ठीक है, ऐसे जो है आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो ये कैंसिल भी हो जाएगा अभी, तो आराम से कैंसिल कर सकते हैं, 7 और ये 3 हो गया। सो इधर की तरफ ये हो जाएगा 4/5 प्लस यहाँ पर 3 है, अब तो किसी से कट नहीं रहा, सो 72 डिवाइड बाई 35। सो आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना। सो यहाँ पर मैंने कितना मान लिया, 35 मान लिया एलसीएम, तो 35 मान लेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 28 + 72। सो RAB की वैल्यू आ गई, बस ठीक है। सो RAB आ गया अपने पास 35, और ये है हमारे पास कितना, 72। सो 8 + 2 10 हो गया, और 7 2 9 1 10 100 हो जाएगा, और क्या।
तो 100/35 आ गया। सो 5 से कट जाएगा, तो 5 से काट देंगे तो 20/7 ओम। देख लेना एक बार आप, कैलकुलेशन कहीं मेरा मिस हो गया हो तो आप ऐसे लगा सकते हैं। सर थोड़ा लेंदी होगा, है ना। अब हमारे एग्ज़ाम में 1 घंटे में 45 क्वेश्चन लगाने के लिए आते हैं, सो इस बात की गारंटी है कि लेंदी क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा। नीट में या जब कभी AIPMT होता था तो उसमें 2 या 3 लाइन से ज़्यादा क्वेश्चन कभी आए ही नहीं है, बट अपनी क्लैरिटी के लिए अपने को सवाल करना होता है, इसलिए हम ऐसे जो है सवाल लगा सकते हैं इसमें। यदि आपको इसको इस तरीके से नहीं लगाना था तो एक दूसरा तरीका भी है जो मैं आपको अभी सॉल्व करके बता देता हूँ, है ना। सो ये 2 4 4 2 और 4 है। सो इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से मैं ज़रा आपको बता रहा हूँ। सो हमारे पास यहाँ पर ये ऐसे रेजिस्टेंस दिया हुआ है, टू 4 2 ओम नहीं लिख रहा, 2 4 4 2 और यहाँ पर 4, तो ये 4 हो गया। करंट मानता हूँ, ये वोल्टेज कितना मान लिया V, ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ I। कोई भी तरीका लेंदी होगा, अपने को सीखना ज़रूरी है। I1 और इधर की तरफ हमने इसको I2 मान लिया जाए या I - I1 मान लेता हूँ मैं, यहाँ से ऐसे बनाया जा सकता है यहाँ, है ना। सो इधर से करंट आई गया, इधर की तरफ कितना चला गया I1 और इधर की तरफ कितना करंट मान लिया I2, ठीक है। तो ये 4 है, तो 4 वाले को इसको तो I2 ही मान ली, सिमेट्री उल्टा सिमेट्री तो है। यहाँ 2 वाले में करंट कितना गया I1, तो इधर वाले में भी कितना करंट मान लिया जाए I1। क्यों, यहाँ से कितना गया था I, जो कितने पार्ट में बढ़ गया I1 + I2, बाहर भी तो I ही निकलेगा। तो इधर यदि I1 + I2 के बराबर है तो इधर से भी I1 I2 होगा, तो इधर से कितना आ गया I2, इधर से कितना आ गया I1। इसलिए मैंने I1 ले गए, इधर से I2, ये जो I2 था यहाँ I2 भेज दिया, ऐसे ही लगाना। और अपने को यदि कभी क्वेश्चन आया ना तो इस तरह उल्टा इन्वर्टेड सिमेट्री होगा। यदि मैं इसको और कुछ कर दूँ, नंबर कर दूँ, तो और थोड़ा कठिन हो जाएगा। इक्वेशन सॉल्व करना डिफ़िकल्ट तो होगा ही, टाइम टेकिंग भी हो सकता है हमारे लिए। इसलिए वो यदि कभी क्वेश्चन देते हैं ना तो ये एक इस तरह का इन्वर्टेड सिमेट्री कर देते हैं। इधर की तरफ 2 4 है तो उसको उल्टा कर देते हैं, 2 4 था तो 4 2 कर दिया। अब आप देखिए ज़रा, करंट जो है वो हमारी करंट हमें पता नहीं है कि वो इधर से इधर आएगी या इधर से इधर जाएगी, ये हम जानते नहीं हैं। बट हाँ, इसका जानने का भी आगे तरीका बताऊंगा मैं। तो मैं मान लेता हूँ कि ये इधर से इधर चली गई, तो इधर इस जंक्शन पे कितनी करंट आई I1 और बाहर कितनी निकली I2, तो बची कितनी I1 - I2। सो I1 - I2 करंट यहाँ से आई। अब आप जब इस जंक्शन में पहुँचेंगे तो ऊपर से कितनी करंट आ रही है I1 - I2, इधर से कितनी जा रही है I2, तो I1 - I2 + I2 I2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना बचा I1, तो उधर की तरफ करंट चली जाएगी I1। अब जो हमारा R इक्विवेलेंट है ना, R इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा, B/I के बराबर होगा, आपको ये निकालना है। सो R इक्विवेलेंट विल बी = B/I। सो अपने को यही वाली बात जो है निकाल करके बताना है। सो हमें सॉल्व करना पड़ेगा B और I को। सो हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करें वो B और I के फॉर्म में आ जाना चाहिए, तब तो जा कर के हमारा काम बनेगा, है ना। सो 2 इक्वेशन 2 लूप बना लेते हैं। एक मैं आउटर लूप ले लेता हूँ, है ना, लूप रूल ही लगेगा, जानते हैं आउटर लूप। सो आउटर लूप की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं। सो यहाँ से चलता हूँ मैं, मान लो यहाँ से गए तो कितना हो गया -2I1, आगे चले गए तो -4I2 और यहाँ आ गए तो +B = 0। सो यहाँ जो B की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 2I1 + 2I1 + 4I2, है ना, 2I1, B = 2I1 + 4I2, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब आप देखिए इसको एक इक्वेशन और मान लेते हैं ना। अपने पास 3 ही तो वेरिएबल है I I1 और B, 2 इक्वेशन बनाएंगे, B और I के फॉर्म में निकाल लेंगे। से लूप 1 मान लेता हूँ। आई एम कॉलिंग इट लूप 1। आउटर लूप तो समझ गए होंगे आप, ये वाली यहाँ से बाहर से होकर के यहाँ चले आए हैं, इस तरीके से आउटर लूप बना ली। ये मत ले लेना विंदर वाली वाइल लूप, वही सेम आ जाएगी, सिमेट्री है, तो इसको ले लेता हूँ। तो आप जब इस वाइल लूप को लेंगे सो
I1 करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं और इधर की तरफ -4। यदि इनमें से कोई बात आप भूल गए हैं तो आप पीछे रिकैप कर लेना, पढ़ा रखा है। और ये इसके उल्टा जा रहा है 4I2 = 0। फिर से देखिए यहीं से स्टार्ट किया मैंने, इधर गए सो -2I1, इधर आए सो -4I1 - I2 और फिर अपोजिट तो +4I2 = 0। अब एक बार इसका ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, -2I1 - 4I1 +4I2 +4I2 = 0 आ गया, है ना। सो आप देखो कितना आ रहा है, -2I1 - 2I1 कितना हो गया, -6I1, तो ये 6I1 हो गया और 4 + 4 8 हो गया, 8I2 उधर चला गया तो माइनस माइनस कट जाएगा ये। देखिए हमारे पास किसके इक्वल हो गया ये, 2 से काट देंगे ना, 3I1 = 4I2, ये आ गया। ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, है ना। आप समझिए कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसे ही अपने को सीखना पड़ेगा। I = I1 + I2 लिखूँगा मैं, ये तो हो गई, कैसे लगेगा, यहाँ से आई गया, इधर I1 और इधर I2। सो आप अब क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो गया है। I1 की वैल्यू आप ऐसे लिखिए और I2 कितना लिख लीजिए, 3I1/4। सो I की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 7I1 / 4। सो इसलिए I1 की जो वैल्यू है वो 4I/7 और जो I2 की वैल्यू है, I2 की वैल्यू है यहाँ पर I1 लिख देंगे ना 4I/7। सो I2 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा तो 4 से 4 कट जाएगा, सो यहाँ आ जाएगा 3I/7। तो एक आ गया 4I/7 और एक आ गया 3I/7। सो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई किसकी किसकी, I1 I2। एक बार अपने आप रफ में करके देख लेना इसको। अब ये क्वेश्चन हमारा ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है, क्यों, क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 1 में I1 I2 की वैल्यू लिख देंगे। सो मैं नेक्स्ट वाले में कर रहा हूँ, सिंस B = 2I1 + 4I2, तो 2I1 + 4I2। अब आप देखिए I1 की वैल्यू I के फॉर्म में लिखेंगे तो कितना है वो 4I/7, तो 2 × 4I/7 + 4I2, I2 की वैल्यू 3I/7, तो ये हो जाएगा 3I/7। सो ये हो जाएगा कितना, 8I/7 + 12I/7 हो गया ना ये। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 + 8 कितना हो गया, 20I/7, ये B हो गया। अब आप देखिए V/I लिख लीजिए। सो V/I = 20/7। V/I क्या है, टोटल पोटेंशियल V और टोटल करंट I। सो दिस इज R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट इज टोटल V / टोटल I। सो इट इज़ 20/7 ओम। तो ऐसे आप इस तरीके से, तो कई सारे राइटर्स जो स्टार डेल्टा 10+2 पर नहीं पढ़ाते हैं वो इस तरीके से ही सॉल्व करते हैं, KVL के तरीके से। सो हमें स्टार डेल्टा इसलिए पढ़ना पड़ गया, हमने उसे इसलिए पढ़ा क्योंकि हम अनबैलेंस ब्रिज को क्या कर सकते हैं, स्टार डेल्टा मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आप फिर से देख लो यहाँ पर, है ना, ये आ गया था ना, देखिए यहाँ 20/7, तो 20/7 था। सो आपका काम है कि आप लगाइए, और इन सब में सीखने में लगेगा समय। फिजिक्स सीखते समय आप ये मत समझिए कि आप तुरंत कोई बात सॉल्व कर सकते हैं। मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, कभी एक टॉपिक को सीखने में लंबा समय भी लग सकता है, कभी इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आएगा, कभी डायग्राम नहीं बना पाएंगे, कभी लूप भूल जाएंगे आप। दैट विल कम थ्रू प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे ही आप इसको सीख सकते हैं। पहले मेथड समझिए, उनको लगाइए, हो सके 2-3 बार लगाइए, एक बार देख के लगाइए, एक बार बिना देखे लगाइए, तब जा कर के आप इसको बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो और भी चीज़ें हो सकती हैं इसमें, हम इसे और भी कर सकते हैं।